हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। पहले भाग में आपने देखा चौधरी चरण सिंह पेशेवर, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वह करीब 37 साल की उम्र में वर्ष 1939 का असेंबली चुनाव जीत गए थे। मेरठ जिले से ऊपर उठकर राज्य स्तर के नेता बनने की ओर बढ़ चुके थे। बहुत जल्दी उनकी बड़ी क्षमता और मजबूत इच्छा शक्ति नजर आने लगी। करीब 2.25 साल के इस कार्यकाल में चरण सिंह ने बतौर असेंबली मेंबर कई बड़े काम किए। देश भले ही आज़ाद नहीं था, लेकिन उनके ख्यालात आज़ाद हो चुके थे। चरण सिंह ने असेंबली में खाद्यान्न डीलरों और व्यापारियों की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई। किसान हितों की रक्षा के लिए एक प्राइवेट बिल, कृषि उपज बाजार विधेयक, यूपी विधानसभा में पेश किया। उन्हें निहित स्वार्थों के चलते कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। यह बिल यूनाइटेड प्रोविंस में भले ही लागू नहीं हो पाया, लेकिन पंजाब सरकार ने 1940 में चरण सिंह के मसौदे को आधार बनाकर मंडी समिति अधिनियम पारित किया था। उन्होंने पुलिस और सिविल सेवाओं में किसान परिवारों के युवकों के लिए 50% कोटा मांगा। 5 अप्रैल 1939 को कांग्रेस विधायक दल की कार्य समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इसे पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। जमींदारी उन्मूलन के मुद्दों को उठाया। उन्होंने एक बिल पेश किया जिसके मुताबिक जो किसान उस वक्त जिस जमीन पर खेती कर रहा था, वह उसके वार्षिक किराए की 10 गुना राशि का भुगतान करके जमीन का मालिक बन सकता था। स्वाभाविक रूप से बिल को जमींदारों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वह बिल भी विधानसभा में नहीं रखा जा सका। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के सामने एक और प्रस्ताव रखा था। शैक्षणिक संस्थानों या किसी सरकारी सेवा में प्रवेश करते वक्त अनुसूचित जातियों को छोड़कर किसी भी हिंदू की जाति के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। उस वक्त किसान और खेतीहर मजदूर साहूकारों के चंगुल में फंसे थे। चरण सिंह ने किसानों को साहूकारों और कर्ज के चंगुल से मुक्त करने के लिए कृषक और कामगार ऋण मोचन विधेयक लाने में प्रमुख भूमिका निभाई। किसानों की संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी पर पाबंदी लगा दी गई। उनके प्रयासों से किसानों की संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी पर पाबंदी लगा दी गई। 2 नवंबर 1939 को कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया और चरण सिंह गाजियाबाद से मेरठ चले गए। वह 1946 तक मेरठ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और महासचिव रहे। उन्होंने इस दौरान खुद को किसान हितों के प्रवक्ता के रूप में स्थापित किया। यह वह वक्त था जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन चरम पर था। चरण सिंह को सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल के लिए दूसरी बार जेल गए। पहले मेरठ और फिर बरेली सेंट्रल जेल में रहे। अक्टूबर 1941 में रिहा किए गए। बच्चों में अच्छे विचारों को रोकने के लिए जेल से पत्रों की श्रृंखला शिष्टाचार लिखी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। गाजियाबाद, हापुड़, मवाना, सरधना और बुलंदशहर के इलाकों में भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया। अंततः 23 अक्टूबर 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिए गए। नवंबर 1943 तक तीसरी बार जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर वकालत शुरू कर दी, लेकिन वकालत बहुत अच्छी नहीं चली, क्योंकि वह जिन लोगों को झूठा और फर्जी समझते थे उनके केस नहीं लेते थे। परिश्रम और गरीबी की जिंदगी जीते रहे। वह कहते थे वकील होना मेरी मजबूरी है, यह काम मेरी पसंद नहीं है। बिना वजह फायदों के लिए झूठ बोलना पड़ता है। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में वर्ष 1945 में बनारस में किसानों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में जमींदारी उन्मूलन के लिए एक मसौदा शामिल किया गया, जो दिसंबर में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग में पारित हो गया। इसी दौरान उन्होंने किसानों और खेतीहरों को सरकारी नौकरियों में बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव को ना तो कांग्रेस और ना ही सरकार का समर्थन मिल पाया। वर्ष 1946 में गोविंद वल्लभ पंत एक बार फिर संयुक्त प्रांत के प्रीमियर मुख्यमंत्री चुने गए। चरण सिंह भी दूसरी बार मेरठ से चुनाव जीतकर असेंबली पहुंच गए। उन्होंने आम जनता से पैसे लेकर चुनाव लड़ा। उद्योगपतियों और अमीरों से कोई पैसा नहीं लेते थे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में वह इस आदर्श पर कायम रहे। उनके साथ बेहद नजदीकी से काम करने वाले छपरोली के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह चौहान और बुलंदशहर से पूर्व शिक्षा मंत्री किरणपाल सिंह को ऐसे कई संस्मरण याद हैं। चौधरी साहब ने कभी मेरी कोई मीटिंग नहीं की चुनाव के लिए। तो चुनाव के दिन आते थे, एक राउंड वो उसमें फ्लोट साइड पे लेना होता बस। लेकिन चुनाव तो
सब उनके नाम से, उनकी कृपा से, उनके काम से मैं जीता हूँ। मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है। और चौधरी अजीत सिंह को भी बल्कि मैं कहता था, हंसते रहते थे, मन का मुफ्त का खा रहे हो आप भी, हमने भी मुफ्त का खाया तो हंसते रहते। उनका सब तो ये चौधरी साहब की तपस्या है, उन्होंने तो सारे जीवन तपस्या ही, तब वो तो संघर्ष ही संघर्ष ही किया सारे जीवन, कुछ नहीं किया जी। लड़ते ही रहे, जो अन्याय दिखा उसी से लड़े जी। व्यक्तिगत दुश्मनी किससे भी थे, मिसेस गांधी से बहुत अच्छे संबंध थे, उनका बहुत सम्मान भी करते। हम जो दिल्ली आने जाने लगे, चौधरी साहब का बोलबाला था ही था। जनता पार्टी की सरकार बन गई, आते जाते रहे, तो हमें टिकट मिल गया अगोता से 80 में अगौता से, और जो सिटिंग थे उनका टिकट कट गया। हाँ। फिर हमारा टिकट भी जद्दोजहद हुई कटवाने पे, तो चंद्रजीत यादव जी वगैरह थे पार्टी में, वो बोले कि पढ़ा लिखा लड़का है, ये है MSc LLB है, ये है वो है, उसको आगे बढ़ाओ, तो हमारा टिकट हो गया वहां पे। हाँ होता से जी। वो चौधरी साहब का ऐसा था कि टिकट मिले पीछे कोई पैसा खर्च नहीं होता था उनके चुनाव में जी। ना किसी को बेस्ट शेड्यूल कास्ट को, किसी को 10,000 या 20,000 रुपए दे देते थे कैंडिडेट को, लेकिन ना किसी को पैसे देते थे, ना उन पे होते थे। हाँ। रैलियों में जो मिल जाता था उसी को खर्च करते। कभी भी उन्होंने उद्योगपति से एक पैसा नहीं लिया। ओके। हाँ, उसकी मेरे सामने की मिसाल है, एक आगरे फतेहपुर सीकरी से सिटिंग MLA का टिकट कटवाने के लिए एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट अपने बेटे के लिए टिकट मांगने आए, फरीदाबाद के उद्योगपति को साथ लाए कि ये पार्टी के लिए फंड भी दे देंगे। हाँ। चौधरी साहब पे इतना उसका झंझोड़ दिया उस पर सामने, तो चौधरी साहब ने तभी शाम को ही टेलीफोन करवाया वहां आगरा, और ये कहा सिटिंग जो MLA है वो अपना टिकट ले जावे, अपना सिंबल ले जावे। बहुत बढ़िया। फौरन एक साथ वो पार्टी की मदद के नाम कार्यकर्ता का बहुत ध्यान रखते थे वो जी। वो कार्यकर्ता थे, उनके लिए कहा फौरन टिकट फौरन ले जावे। उस प्रस्ताव से वो एक साथ वो बेचैन से हो गए थे। वो कहते जब उद्योगपति से पैसे लूंगा तो उन्हीं के लिए कानून बनाऊंगा। फिर आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के बाद यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश हो गया। गोविंद वल्लभ पंत की कांग्रेस सरकार में चरण सिंह संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। सरकार में 6 मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रभानु गुप्त और चरण सिंह सहित 12 संसदीय सचिव थे। चरण सिंह 1951 तक स्वास्थ्य मंत्री, स्थानीय निकाय और प्रीमियर के संसदीय सचिव रहे। इसी दौरान यूपी काश्तकारी अधिनियम में संशोधन किया और 1 जनवरी 1940 से बेदखल किए गए सभी काश्तकारों को बहाल करवाया, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिला। 4 जून 1951 का दिन चरण सिंह के राजनीतिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। वे उत्तर प्रदेश के न्याय और सूचना मंत्री बन गए। 8 अगस्त 1951 को उन्हें कृषि और पशुपालन विभाग का भी जिम्मा दे दिया गया था। अब तक चरण सिंह एक मजबूत नेता के रूप में उभर चुके थे। उन्हें 20 मई 1952 को राजस्व मंत्री नियुक्त कर दिया गया। यही वह कामयाबी थी जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। चरण सिंह ने राजस्व मंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि सुधार विधेयक पारित कराया। यही उनका सपना था जो साकार हो चुका था, जिसने उन्हें गांवों और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया। और अब चरण सिंह वाकई चौधरी चरण सिंह बन चुके थे। इस कानून को उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। कानून को गांवों में लागू करवाने के लिए उन्होंने सारे राज्य में तूफानी दौरे किए, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां जमींदारी प्रथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षाकृत व्यापक रूप से मौजूद थी और शोषणकारी थी। इस बदलाव को आज भी यूपी के किसान जमींदारी खात्मा बोलते हैं। चौधरी चरण सिंह के जीवन से जुड़ी एक घटना यूपी के गांवों में सुनी जा सकती है। उस वक्त राजस्व विभाग में पटवारियों का दबदबा था। गांवों में पटवारियों को जमींदारों से भी ऊपर ताकत हासिल थी। जब जमींदारी खात्मा हुआ तो उनकी सेवा शर्तों को लेकर पटवारियों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। यह जमींदारों का प्रायोजित आंदोलन था। चरण सिंह ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया और सभी 27,000 पटवारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। उन्होंने पटवारियों की जगह लेखपालों का पद सृजित किया। उसे गांवों में चुनी हुई ग्राम सभाओं के प्रति जवाबदेह बना दिया।
वह पिछड़ों और दलितों को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। यह अच्छा मौका था। उन्होंने लेखपालों के पदों पर 18% अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति करने का आदेश दिया। हालांकि शिक्षा के अभाव में अनुसूचित जाति के मात्र 5% लेखपाल ही भर्ती किए जा सके। चरण सिंह अपने सुधारवादी अभियान में यहीं नहीं रुके। उन्होंने हिंदू समाज में जाति क्रम को ध्वस्त करने की दिशा में कदम उठाया। राजपत्रित अधिकारियों के लिए अंतर्जातीय विवाह अनिवार्य करने की मांग करते हुए 22 मई 1954 को पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा था। एक बार क्या हुआ कि उन्हें एमपी का चुनाव लड़ रहा था 84-85 में जी चौधरी साहब ने दलित मजदूर किसान पार्टी बना ली थी। जी मतलब चौधरी साहब को कहते ना कि दलित विरोधी, दलित किसान पार्टी के नाम पे ही दलित रख दिया उन्होंने, दलित मजदूर किसान पार्टी। सही बात। दम के पास तो मतलब कितने बड़े दलितों के वो हितैषी थे जी। तो यह भाषण कर रहे थे मोती बाग में, तो उन्होंने इसका व्याख्या कर दी दलित मजदूर किसान पार्टी। दलित बताए दलित कौन है, किसान बताए कौन है, जो खेत पे काम करता है वो सब किसान है। फिर मजदूर बताए, मजदूर में वो ये कह गए कि मजदूर मेरा वो है जो खेती पे काम करता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं ये मजदूर नहीं है। अब मेरे साथ कम्युनिस्ट लग रहे थे चुनाव में, सीपीआई सीपीएम वाले। अगले दिन उन्होंने गाड़ी वापस कर दी। तो चौधरी साहब तो हमारे खिलाफ बोल गए, फैक्ट्री मजदूरों के खिलाफ। हाँ। तो वो मतलब उनका इतना कॉन्फिडेंस था उसमें कि अपनी फिलोसफी से दिखते नहीं थे। चुनाव के वक्त पे भी वो नफा हो नुकसान हो तो वो कम्युनिस्ट हट गए, उनकी खुशामद बरामद करी जैसे तैसे माने वो। मतलब हालांकि चुनाव में ये कहने प्रिंसिपल्स में कोई बदलाव नहीं लाते थे, कोई बदलाव नहीं, ये परिस्थिति के अनुसार भी उनको मतलब बदलाव नहीं करते थे वो। चुनाव में है कह गए वो। ऐसे ही बीबी नगर में मेरे एमएलए के चुनाव में आए थे वो। हाँ। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल गए। हाँ। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोले, अगले दिन ब्राह्मण जो मेरे साथ लग रहे उन्होंने गाड़ी वापस कर दी। तो अपनी फिलोसफी पे जमे रहते थे वो। जो ये नहीं है कि चुनाव में तो चुनाव के हिसाब से भाषण, कैसी कौन सी जनता तो जो सुन रही है कौन सी नहीं सुन रही है, लेकिन उनकी फिलोसफी भारत देश के हिसाब से बहुत बढ़िया थी। उसी से तरक्की कर सकता था, अब तक बहुत तरक्की कर जाता। चौधरी चरण सिंह के लिए पिता समान गोविंद वल्लभ पंत 27 दिसंबर 1954 को केंद्रीय गृह मंत्री बनकर दिल्ली चले गए। यहीं से उनके जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। चरण सिंह के जीवन पर अध्ययन करने वाले लेखक पॉल ओ ब्रास अपनी किताब एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ में लिखते हैं, पंत जी के केंद्र में जाने के बाद चरण सिंह ने दोनों मंत्रालयों और नीतियों से नियंत्रण खो दिया था। उत्तर प्रदेश की कमान डॉक्टर संपूर्णानंद के हाथों में आ गई थी। उन्होंने चरण सिंह को राजस्व और परिवहन मंत्री नियुक्त किया। तभी योजना आयोग से सिफारिश आई कि काश्तकारों से जमीन लेकर जमींदारों को वापस दे दी जाए। चरण सिंह ने इस अनुशंसा को मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा चरण सिंह के विभागों में बार बार बदलाव किए गए। जनवरी 1959 में नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 64वां अधिवेशन था। अब तक चरण सिंह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के मुखर विरोधी बन चुके थे। चरण सिंह ने सहकारी खेती के विरुद्ध 1 घंटे लंबा बेहद आक्रामक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सहकारी खेती को भारतीय स्थितियों के प्रतिकूल बताया। उनके जोशीले भाषण का तो जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन फिर भी सहकारी कृषि के पक्ष में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। चरण सिंह को प्रतिक्रियावादी माना गया। इसने चरण सिंह को उनके कुछ मतदाताओं के बीच तो लोकप्रिय बना दिया, किंतु उन्हें नेहरू और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। चौधरी साहब का मानना था कि गांवों को विकसित किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने भूमिहीन किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए काम किया। चौधरी साहब बड़े स्पष्टवादी थे। उस दौर के कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपनी बात निर्भीकता से रखना, ये केवल चौधरी साहब के बूते की बात थी। आज जब नेता अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं, तो उस समय नेहरू जी और इंदिरा जी के सामने भी वो बड़ी निर्भीकता से अपनी बात रखते थे। बड़े चौधरी का साफ मानना था कि हमें कृषि विविधीकरण को अपनाना चाहिए। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और किसान मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वो कहते थे कि जहाँ जमीन, मतलब हमारे यहाँ जमीन कम है, हाथ ज्यादा हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ। अमेरिका में
जमीन बहुत अबेंडेंस में और हाथ कम है, हाँ, तो उससे अनुसार पॉलिसी बननी चाहिए हाथों को काम मिलने वाली। तो गांव में कुटीर उद्योग और खेती पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने वाली बात उनकी रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। दूसरी तरफ चरण सिंह के मन में 1954 से एक आग धधक रही थी। उन्होंने 22 अप्रैल 1959 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1937 के बाद वह पहली बार 19 माह के लिए दिसंबर 1960 तक सरकार से बाहर रहे। इसी बीच यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। संपूर्णानंद की जगह चंद्रभानु गुप्त को मुख्यमंत्री बनाया गया। चरण सिंह 7 दिसंबर 1960 को सीबी गुप्त मंत्रिमंडल में बतौर गृह एवं कृषि मंत्री शामिल हो गए। लेकिन यूपी की राजनीति में चरण सिंह और चंद्रभानु गुप्त ध्रुव विरोधी थे। मतभेदों के चलते 13 मार्च 1962 को चरण सिंह से गृह विभाग वापस ले लिया गया। चरण सिंह ने 21 अप्रैल 1962 को लखनऊ में पोल ब्रास के साथ साक्षात्कार में कहा था, कृषि मंत्रालय एक अत्यंत कटा-छटा विभाग है। कतर ब्योंत की प्रक्रिया पंत जी के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। संपूर्णानंद और गुप्ता दोनों के शासनकाल में जारी रही। यूपी में फिर बड़ा बदलाव हुआ और सुचेता कृपलानी सीएम बने। चरण सिंह उनकी कैबिनेट में कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन मंत्री के रूप में शामिल हुए। तमाम गतिरोध के बावजूद चरण सिंह ने अपने कामकाज पर कभी असर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 तैयार किया। किरणपाल सिंह कहते हैं कि वह हमेशा पढ़ते लिखते रहते थे, पत्राचार करने के बड़े माहिर थे। उनके पास ऐसे लगता था बैठ के जैसे अपने वहाँ कमरे में बैठे रहे, धरती पे बैठते थे वो। हाँ। आगे वो डेस्क लगी रहती जिस पे टेबल लैंप जला रहता था, लिखते रहते थे, कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते थे, जमीन में बैठते थे पलौती मारकर। चरण सिंह से उनका पसंदीदा राजस्व मंत्रालय तो पहले ही ले लिया गया था। 14 मई 1965 को कृषि मंत्रालय भी वापस ले लिया गया। वह 13 मार्च 1967 तक कैबिनेट में बतौर स्थानीय निकाय और वन मंत्री बने रहे। वह जिस मंत्रालय में जाते वहां सुधार करने लगते और कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो जाती थी। चरण सिंह सरकार में सरमाएदारों के दखल और नौकरशाही में बढ़ रहे भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, आज लोक जीवन का स्तर काफी गिर गया है, कोई मानक नहीं बचा है। अब अधिकांश लोगों की राय में लोक दायित्व के कार्यालय लाभ एवं स्वयं की उन्नति के स्रोत हैं। यदि यह स्थिति बिना किसी रोकथाम के जारी रहती है तो उत्तर प्रदेश असाध्य रूप से गर्त में चला जाएगा। बेहद सम्मान करते थे वो, मजाक में कोई। नेहरू जी का भी आपने देखा, नेहरू जी का शुरुआत यहाँ से करते। नेहरू जी मेरे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन गांधी जी की आर्थिक नीति उन्होंने अपनाई। भाई यहाँ करके वो फिर विरोध करते थे, खूब उनका विरोध आर्थिक दृष्टि से बहुत। लेकिन कभी कोई आपने देखा हो कभी हल्का शब्द किसी नेता के बारे में चौधरी साहब ने नहीं कहा। वैचारिक मतभेद था, सैद्धांतिक मतभेद था, केवल सैद्धांतिक मतभेद था, वैचारिक मतभेद था। कांग्रेस में चल रहा यह द्वंद्व कैसे खत्म हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी से 38 वर्ष लंबा रिश्ता कैसे तोड़ा और कैसे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए, यह सब अगले भाग में जानेंगे। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।